तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन विच ऑफ हिज वर्क डज होमी बाबा डिस्कस द डिस्कवरी ऑफ इंग्लिश इन कॉलोनियल इंडिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, साइंस टेकन फॉर वंडर्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो इमेजिन्ड कम्युनिटी किसके द्वारा लिखा गया किताब है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेंड्रिक एंडरसन। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। द एसे आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस इज रिटन बाय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रेमोंड रेमोंड विलियम नहीं, लुइस अल्थुजर। लुइस अल्थुजर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। द बुक स्पीच एक्ट्स इज रिटन बाय। ये किसके द्वारा लिखा गया स्पीच एक्ट? ये है जॉन ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जॉन ऑस्टिन। Derrida's book of grammatiology was translated into English by whom? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देख रहे हैं, तो इसका सही जवाब है गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद आते हैं द एसे द डेथ ऑफ द ऑथर आर्ग्यूज दैट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि क्या जो स्टेटमेंट है वो सही होगा। तो इसका सही है ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 and 3। पहला क्या कह रहा है? मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट इज नॉट डिटरमाइंड बाय द ऑथर्स इंटेंशन। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि मीनिंग इज जनरेटेड आउट ऑफ द रीडर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट। तो ये 2 स्टेटमेंट सही है, बाकी तो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। इसमें बोला गया है कॉम्बाइन द स्टेटमेंट्स करेक्टली। अकॉर्डिंग टू होमी भाभा वो क्या कहते हैं? तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू होमी भाभा 2 चीज़ें, ऑप्शन नंबर 1 और यहाँ पे 4 सही है, यानी ए वाला सही होगा। मिमिक्री इज नॉट मेरी कॉपिंग और इम्यूलेटिंग द कॉलोनाइजर्स कल्चर, बिहेवियर एंड मैनर, और बट इज इन्फॉर्म्ड बाई बोथ मॉकरी एंड अ सर्टेन मेनेंस। ये 2 स्टेटमेंट होमी बाबा के अकॉर्डिंग करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट इज अ स्टेटमेंट एमिनेटिंग फ्रॉम। तो ये तो एकदम सिंपल सा है, ये है डीकंस्ट्रक्शन, और इसको जैक डेरिडा के साथ आपको कनेक्ट करना चाहिए, तब आपको सही मिल जाएगा। The following, क्वेश्चन नंबर 9, the following writers have something in common। ये कुछ राइटर्स के नाम दिए हुए हैं, वो कॉमन है। तो यहाँ पे कौन कौन कॉमन है ये पहले आप सब नाम देख लीजिए। तो यहाँ पे कॉमन है ऑप्शन नंबर 1 और 4, यानी यहाँ से आपको डी को सिलेक्ट करना होगा। क्या कहा गया? दे आर ऑल विक्टोरियंस। यहाँ पे जितने भी आपको राइटर्स दिख रहे हैं ये सब के सब विक्टोरियंस है। और साथ ही साथ चौथा, दे आर ऑल ट्रैवल राइटर्स, यानी आपको अभी ट्रैवल राइटर्स को भी अच्छे से पढ़ना होगा आगे चल के। सिर्फ विक्टोरियन में हम नॉवेलिस्ट को ही पढ़ते हैं ज़्यादातर। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। तो यहाँ पे असर्शन और रीज़न दिया हुआ है। बोला गया है कि मैनी मॉडर्न ब्रिटिश राइटर्स रिफ्यूज्ड देयर वर्क्स विथ एन एक्सट्रीम sense of uncertainty, disillusionment and despair. Reason: the writers are responding to the devastation of war and feeling disconnected from the traditions of the past. तो यहाँ पे दोनों जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। assertion जो दिया हुआ है उसका रीजन भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? सिलेक्ट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग प्ले द वन दैट बेस्ट स्वीट्स द डिस्क्रिप्शंस बिलो। तो ये जितने भी डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं इसे पढ़ने के बाद आपको बोलना पड़ेगा कि वो कौन से प्ले से बिलोंग करता है। तो जल्दी से इन ऑप्शंस को पढ़ लीजिए और बताइए क्या है। मैं बता देता हूं, इसका जवाब है फाइनल सॉल्यूशन।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्या पूछा जा रहा है? द कैप्टिव लेडी 1849 which narrates the story of Rajput king Prithviraj and his battle with the Muslim invader is written by, ये किसके द्वारा लिखा गया है? इसको लिखा था माइकल मधुसूदन दत्त ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये जो कैप्टिव लेडी है इसको आप अलग से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है? वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जर्नल एडिटेड बाय राजा राम मोहन रॉय। तो यहाँ पे जितने भी जर्नल्स है वो सारे के सारे उनके द्वारा नहीं लिखे गए, 3 लिखे गए। तो ये 3 वो उनके लिखे हुए थे। द हिंदू पैट्रियट ये उनके द्वारा नहीं लिखा गया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। तो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, हमें एक सीक्वेंस ढूंढना था। तो इस सीक्वेंस को ढूंढ के आपको सही जवाब निकालना था। तो सही जवाब क्या है? यहाँ पे देखिए राइटर्स और उनके वर्क्स के नाम यहाँ दिए हुए हैं। तो इसमें आप ढूंढ के बताइए कि कौन सा सही है। तो असली आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पे निज़्म एज़ेकियल से शुरुआत हो रही है और उनका वर्क का नाम है हिम्स इन डार्कनेस। कमला दास का है, उसके बाद पार्थ सारथी का है, A.K. रामानुजम का है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, इसका ऑप्शन ए होगा। 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पूछा गया है द शॉर्ट हैप्पी लाइफ बिली बिस्वास इज द स्ट्रेंज केस ऑफ बिली बिस्वास एंड्स व्हेन। तो यहाँ पे बिली बिस्वास का जो जीवन है वो किस तरह से समाप्त हुआ था वो पूछा गया है। तो बिली बिस्वास की मौत होती है, बिली इज एक्सीडेंटली शॉट डेथ बाय अ पुलिसमैन के द्वारा उसकी मृत्यु होती है। तो इसके बारे में बता दूं, ये जो कहानी है द स्ट्रेंज केस ऑफ बिली बिस्वास, इसके राइटर कौन थे ये भी तो आपको जानना चाहिए। तो इसका राइटर का नाम है अरुण जोशी। ये इनके राइटर है। और ये जो वर्क है ये लिखा गया था 1971 में। तो इसको भी आप याद रखिए। और इसमें बिली की मौत एक्सीडेंटली पुलिसमैन के गोली से होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्या पूछा गया है? भवानी भट्टाचार्य फर्स्ट नॉवेल सो मेनी हंगर्स इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ, वो क्या बैकड्रॉप था उसका? वही। तो यहाँ पे बैकड्रॉप तो भाई फेमाइन जो था बंगाल का उसके ऊपर था, और क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट मिल रहा है और बंगाल फेमाइन। यहाँ पे ईस्ट वेस्ट एनकाउंटर नहीं था, चाइना का कोई इन्वेशन नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इज नॉट रिटन बाय कमला दास। तो यहाँ पे बाकी जितने भी वर्क्स है, समर इन कैलकाटा उन्हीं का लिखा हुआ है, डिसेंडेंट उन्हीं का है, ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोम्स उन्हीं का लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए रिलेशनशिप, जिसको लिखा था जयंत महापात्रा ने। ठीक है, जयंत महापात्रा वाज द पोएट ऑफ दिस पोएम। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग नॉवेल ऑफ अनीता देसाई इज अ चिल्ड्रन बुक। इसमें से कौन सा चिल्ड्रन बुक है आपको ढूंढना होगा। फायर एंड द माउंटेन नहीं है, फीस्टिंग नहीं है, उसके बाद द जिगजैग वे नहीं है, द विलेज बाय द सी ये है सही आंसर। विलेज बाय द सी इज द राइट आंसर। ये एक चिल्ड्रन नॉवेल है। आगे बढ़ते हैं। विच क्वेश्चन नंबर 19 अच्छे से दिखेगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल बाय जादी स्मिथ इज इंस्पायर्ड बाय E.M. फॉस्टर्स हावर्ड एन्स। तो इसका मुझे सही जवाब पता नहीं था, फिर भी मैंने गूगल करके इसका जवाब निकाला है। तो इसका सही आंसर गूगल ने दिया है ऑन ब्यूटी। ठीक है, ऑन ब्यूटी। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। वाई कांट वी बी फ्रेंड नाउ? इट्स व्हाट आई वांट, इट्स व्हाट यू वांट, बट द हॉर्सेस डजंट वांट इट। दे shrewd
apart, the earth didn't want it. At the end of A Passage to India, ये एक वर्क का नाम है जो E.M. फॉस्टर ने लिखा था, वो सजेस्ट करता है, ये जो कोटेशन आपने पढ़ा यहाँ पे, ये क्या सजेस्ट करता है वही पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फील्डिंग Fielding and Aziz wanted the horse and the earth of India, did not want the English and the Indians to be friend, not yet. मगर इसमें मेरा थोड़ा कंफ्यूजन अभी भी नज़र आता है, इसकी मैं गारंटी नहीं दे पा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसको आप लोग एक बार रीचेक कीजिए। तो रुत पवर जवाला क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, डील विद द कॉमन थीम। क्या है कॉमन थीम? ये एक्चुअली इसका आंसर है आपका आयरॉनिक स्टडीज ऑफ ईस्ट वेस्ट एनकाउंटर। ठीक है, ईस्ट वेस्ट एनकाउंटर को लेके वो लिखा करते थे जनरली। 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपको मैच करना है, तो मैच करके देखना होगा कि कौन सा सही आंसर है। तो सही आंसर एक मैच करने से मिल जाता है कि अगर आपने कांथा पूरा आपने अच्छे से पढ़ा हो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे रत्ना जो है वो एक कैरेक्टर है। तो यहाँ पे हम 1 के साथ 4 को अगर मैच करते हैं तो 1 में 4 यहीं पे आ रहा है और कहीं पे है नहीं, तो यही इसका राइट सीक्वेंस बन रहा है। तो इसका मतलब 1 के साथ अगर 4 है तो 2 के साथ 1 होगा, 2 के साथ 1 मतलब रघु जो है अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, और 3 के साथ 2 मिडनाइट चिल्ड्रन पद्मा वहाँ की एक कैरेक्टर है। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी का लिखा हुआ है, कांतापुरा राजा राव का लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 4 का तब 3 से मैच होगा, गार्गी जो है वो 3 से मैच होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल एक्टेड as an influence of Salman Rushdie in forging a new narrative style in English? तो इसका सही जवाब क्या है? यहाँ पे बहुत सारे वर्क्स के नाम हैं, वो एक्चुअली ऑल अबाउट एच हैटर इस वर्क से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। देसानीस वर्क है ये, मैचिंग आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे त्रिदीप के साथ अगर हम शैडो लाइन को मैच कराते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन हो जाता है, यानी 2 के साथ 4 यहाँ पे 2 जगह पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होइए। इसका सही आंसर और एक चीज़ से हम पकड़ सकते हैं कि 3 का 1 जाएगा, जो 3 है वो 1 जाने वाला है। द ग्लास पैलेस जो है वो वहाँ पे हमें कुमार जो कैरेक्टर है वो मिल रहा है, और यहाँ पे 4 का 3 कैलकाटा क्रोमोसोम, और तो एक ही बच रहा है फकीर जो है वो हंकर टाइट से बिलोंग करेगा। तो ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ फिर से मैचिंग है, तो जैसे मैंने कहा था कि बहुत सारे मैचिंग्स यहाँ मिलते हैं और ट्रू फॉल्स भी आएगा। ए के रामानुजम, जयंत महापात्रा, कोलकर, उसके बाद दारूवाला, इन सबको आपको मैच करना था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ए का 4, यानी ए का 4 ये मैच हो गया। उसके बाद आप जाएंगे 2 का 3, यानी जयंत महापात्रा का 3 मतलब रिलेशनशिप। उसके बाद 3 का 1 अरुण कोलकर का जेजूरी, और आखिर में बच रहा है 2 का 4 का 2। ठीक है, तो 4 का 2 क्रॉसिंग ऑफ रिवर। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं और इनको याद करते हुए चलिए। आइडेंटिफाई द प्ले विच इज नॉट हिस्टोरिकल प्ले फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ज़्यादातर हिस्टोरिकल प्ले उनका देखा गया है, उसके बाद कुछ माइथोलॉजिकल प्ले भी है। ये गिरीश कर्नर का लिखा हुआ प्ले है, तो जैसे कि गिरीश कर्नर का लिखा हुआ तुगलक आपको यहाँ पे दिख रहा है। लॉरेंस साहेब शायद गिरीश कर्नर का नहीं है, तो लॉरेंस साहब गुरुचरण दास ने लिखा है, और लखन देव का लिखा हुआ है टाइगर क्लॉ। ये सब के सब जो है वो हिस्टोरिकल प्ले में आते हैं, मगर
जो हाल ही नहीं लिखा गया था, हिस्टोरिकल प्ले नहीं है। तो हाल ही जो है वो जीवी देसानी का लिखा हुआ एक प्ले है जिसमें डेथ, ह्यूमन डेस्टिनी, इन सब चीज़ों को लेके बात की गई है। यहाँ पे ट्रांसेंडेंटल लव के बारे में भी बातचीत की गई है। अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे भी आपको क्रोनोलॉजी नहीं, यहाँ पे कुछ राइटर्स के साथ उनके वर्क्स को मैच करना है। तो इसमें देखा जा रहा है जो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आर के नारायण का माई डेज, कमला दास माई स्टोरी, मोरारजी देसाई का द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, रवि शंकर माई म्यूजिक माई लाइफ। तो ये ज़्यादातर माई से वर्क है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 28 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग द वर्क नीरज सी चौधरी कॉल्ड द फाइनेस्ट नॉवेल इन द इंग्लिश लैंग्वेज विद एन इंडियन थीम। तो वो कौन सा है? इसका सही जवाब है किम। ठीक है, उन्होंने इसको सबसे बेस्ट नॉवेल कहा जो इंडियन थीम पे बेस है। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। तो कौन सा इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली नहीं है? वो ये सभी के सभी है तीनों, इंग्लिश, जर्मन और स्कैंडिनेवियन, मगर फिनिश नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, फिनिश इसके साथ लिंक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं, विच बुक फ्रॉम द फॉलोइंग डील्स विथ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो एकदम आसान सा है, कोर्स ऑफ जनरल लिंग्विस्टिक बाय फर्डिनेंड द सासुर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये डील करता है स्टडी ऑफ लैंग्वेज के साथ। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। 31 में क्या पूछा गया? द पोम द प्रेयर ऑफ फॉर माई डॉटर वॉज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है? W.H. ऑर्डन ने लिखा था ये पोएम। अब एक आसान सा सवाल, द वेस्टलैंड, ये इतना पॉपुलर मगर बहुत आसान है सवाल, ये कब लिखा गया था, कब पब्लिश हुआ? तो 1922 इसका सही आंसर है, बिल्कुल आसान सवाल था। द पोम अ रिवर वॉज रिटन बाई A.K. रामानुजम। ठीक है, A.K. रामानुजन ने इसको लिखा था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। यहाँ पे शेक्सपियर के प्ले से उठाया गया है कुछ लाइंस और आपको बताना है ये कौन से प्ले से है। तो देखिए ये लाइन क्या कह रहे हैं, द क्लाउड्स मिथोड वुड ओपन एंड शो रिचेस रेडी टू ड्रॉप अपॉन मी, दैट व्हेन आई वेक्ड आई क्राइड टू ड्रीम अगेन। तो ये है द टेम्पेस्ट से लिया गया लाइन और इसको कैलिबन ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में आएंगे अब की बार। 35 में क्या पूछा गया है देखते हैं। 35 में पूछा गया है डिस्टोपियन नॉवेल के बारे में। इन द डिस्टोपियन नॉवेल ब्रेव न्यू वर्ल्ड बाय एडोल्फ हक्सली, व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रग। बहुत आसान सवाल, ड्रग का नाम क्या था? तो ड्रग का नाम था सोमा, जो मेंशन है ब्रेव न्यू वर्ल्ड में। ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर डिस्टोपियन नॉवेल है। आगे बढ़ते हैं, which literary work by Thomas Pynchon is a postmodern novel that explores the complex and interconnected lives of its characters against the background of World War II। तो World War II के बैकग्राउंड पे लिखा गया वर्क उनका है ग्रेविटीज रेनबो। Another title for, बहुत आसान सवाल था ये वाला 37, another title for the tragedy of Ferrex and Porrex is Gorboduc। ठीक है, तो Gorboduc का जो सब टाइटल भी माना जाता है, Gorboduc मेन टाइटल है तो उसका सब टाइटल है Ferrex and Porrex। तो इसमें यहाँ बोला कि अनदर टाइटल, कहीं कहीं ऐसा भी पूछा गया, मैंने खुद देखा है, पूछा जा रहा था कि Gorboduc का सब टाइटल क्या है, मगर यहाँ देखिए बोल रहा है कि अनदर टाइटल क्या है। तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है, मगर आंसर यही है इसका कि गॉर्बोडक इसका पहला है। रैल्फ रॉयस्टर्स डॉयस्टर, ये तो पहला कॉमेडी प्ले माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं वन ऑफ द फेमस पोम बाय सीमस हेनी। तो उनका फेमस पोएम है डिगिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर से मैचिंग में आएंगे, कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है। न्यू हिस्टोरिसिज्म स्टीफन ग्रीनबाल्ट, डीप इकोलॉजी एरन नेस,
स्पीच एक्ट थ्योरी, ऑस्टिन, यहाँ जेन ऑस्टिन नहीं है, JL ऑस्टिन। उसके बाद है डीकोलोनियलिटी, यह है वॉल्टर मिग्नोलो। तो इसका सही ऑप्शन हो रहा है ए, ऑप्शन नंबर ए। फिर से मैचिंग, यहाँ पे आपको सबके सब शेक्सपियर के ही वर्क मिल रहे हैं, आपको जोड़ना होगा तारों को और कनेक्ट करके बताना होगा कौन सा सही है। बिल्कुल आसान है। फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर अगर आता है तो हम लोग चले जाते हैं मैकबेथ पे। तो मैकबेथ पे अगर जाएंगे सी के साथ 1 कहाँ मैच करा है, तो देखिए 2 जगह पे सी के साथ 1 मैच हो रहा है, यानी ये दोनों तो है ही नहीं, इसका आंसर इन दोनों में से कोई एक होना है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा आते हैं नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, स्पीक अगेन। ये भाई थोड़ा आसान सा है, आपको शायद याद भी आ गया होगा कि ये किसके साथ कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मिल गया इसका जवाब कि ये 4 के साथ कनेक्ट होगा, यानी किंग लियर के साथ। तो हमें मिल गया आंसर। तो किंग लियर कहाँ मिल रहा है, देखिए यहाँ मिल जा रहा है बी के साथ 4। तो हमारा यही आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर भी आप इन दोनों को पढ़ लीजिए फ्यूचर के लिए। मैच द पेयर फिर से आ चुका है। मिस हैविसम जहां भी मिले तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन के साथ जोड़ दीजिए। मिस हैविसम यानी ऑप्शन नंबर सी में 4 कहाँ है, तो एक ही जगह 4 है, तो मिल गया आंसर। ठीक है, फिर भी हम लोग बाकियों का भी देख लेंगे। अगर ये है तो बी का 2 है, किलिंग टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ये बहुत ही फेमस नॉवेल है, आप इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद है डी का 1, उसके बाद है क्या बच रहा है तब, ए का 3 हो गया मैचिंग। बस एक जवाब से ही आंसर मिल गया था। हालांकि आगे बढ़ते हैं, फिर से एक मैचिंग, बहुत मैचिंग है यहाँ पे। यहाँ पे भी आपको पोएम्स के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, उसके साथ आपको ढूंढना है सही आंसर। तो यहाँ देखिए थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, जैसे कि जॉन कीट का लिखा हुआ है ये वाला लाइन, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मिलो फ्रूटफुलनेस। तो ये तो हम 1 के साथ, सी के साथ 1 जोड़ देंगे, मगर सी के साथ जब 1 जोड़ेंगे तब हमें 3 जगह पे ये इजीली मिल जा रहा है। तो इसका मतलब बड़ा कन्फ्यूजन, खाली हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं, बाकी 3 को रखना पड़ेगा। फिर जब आगे बढ़ेंगे, वर्ड्सवर्थ का वर्क हमें अगर मिल जाता है, आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड, विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी डी का हमें क्या ढूंढना है, 3। तो डी का 3 2 जगह पे है, यानी ये भी एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में से चूज करना था, तो इन दोनों में से अगर चूज करेंगे आएंगे ए पे, इट इज़ बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल। तो ये जो है ये लिखा हुआ है आपका एल्फ्रेड टेनिसन का, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर से एक मैचिंग में आते हैं, यहाँ पे ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ओड ऑन मेलंकली, ओड टू अ नाइटिंगेल, टू ऑटम, ये सारे दिए हुए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। यानी यहाँ पे किसके साथ क्या जुड़ा हुआ है पहले से ही मैचिंग किया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 में। 44 में क्या पूछा गया है, असर्शन और रीजन है। शेक्सपियर रोट 154 सोनेट, बिल्कुल सही है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीजन, द राइमिंग पैटर्न ऑफ शेक्सपियर्स सोनेट वाज ए बी, ये भाई गलत है, ये उसका नहीं है। तो उनका क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी, ये उनका सही फॉर्म है सोनेट्स का। हेलो, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 45 में भी असर्शन और रीजन यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये है इन जॉर्ज ऑरवेल एनिमल फार्म, तो ये भी एक बढ़िया नॉवेल है, ये भी एक डिस्टोपियन वर्क से कनेक्टेड है और जॉर्ज ऑरवेल का लिखा हुआ एनिमल फार्म। नेपोलियन रिप्रेजेंट्स स्टालिन, तो यहाँ पे ये असर्शन है। और रीजन क्या दिया है, द कैरेक्टर ऑफ ओल्ड मेजर रिप्रेजेंट कार्ल मार्क्स। तो क्या ये सही है, देखते हैं। बोथ
जो स्टेटमेंट है वो सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर से एक और मैचिंग। तो देखिए कितना भर भर के मैचिंग है। तो यहाँ पे इनविजिबल मैन मिल गया तो मैंने रैल्फ एलिसन कर दिया, बस काम खत्म। आगे फिर भी देख लेते हैं। 1 का ए का 4, तो एक ही जगह ए का 4, तो ये सही आंसर है, बाकी सब गलत है। ठीक है, तो फिर भी मैच करा देते हैं। बी का 3 है, बी का 3 है, बी का 3 सही से खींचता हूँ, तो बी का 3 है, बी का 3। फिट्जगेरल्ड कलर पर्पल जो है वो 2 के साथ जाएगा। एलिस वॉकर, बिलावेड टॉनी मॉरिसन, बिलावेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से मैचिंग। यहाँ पे मैंने जो मैच किया था वो मैलवोलियो का 12th नाइट, कैलिबन द टेम्पेस्ट। फॉल्स्टाफ जो है वो हेनरी द 4 से है, बस इसको मिला दीजिए और तो बचा है वो मेजर फॉर मेजर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान मैचिंग दिया हुआ था। द सेकेंड सेक्स, ये अगर आ जाता है तो ये होता है ए। ठीक है, सेकेंड सेक्स ए यानी सिमोन द बोवर। सेकेंड सेक्स ए के साथ 4, 2 जगह पे मैचिंग है। चलो आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ये तो भाई मैरी वोल्स्टोनक्रॉफ्ट बहुत ही फेमस है, इसको लिखा था 1792 में। ठीक है, तो ये हमें कहाँ मिल रहा है? 2 बी का 3 यहाँ पे, तो हमारे पास 2 में से मिल गया आंसर, यही सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, आज हम 50 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है? जेन ऑस्टिन। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। जेन ऑस्टिन प्राइड एंड प्रेजुडिस इज अ बिल्डिंग रोमन। बिल्कुल नहीं, ये बिल्डिंग रोमन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंटोनीट कॉस्वेज ऑफ वाइट सरगासो सी इज अ वर्जन ऑफ चार्लोट ब्रॉन्टेस जेन एयर। वाइट सरगासो सी जो है वो इनका लिखा ही नहीं है। बात तो सही है कि जेन एयर पे बेस कर रहा है कहानी वाइट सरगासो सी, मगर ये एंटोनीट का लिखा हुआ नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगा। तो बोथ आपका फॉल्स हो रहा है स्टेटमेंट। ये तो भाई जेन रीस ने लिखा था। जेन रीस का बहुत ही फेमस वर्क है 1966। जो कैरेक्टर आप जेन एयर में देख रहे हैं, जेन एयर में जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को लेके ही उन्होंने लिखा था। उनका एक प्रीक्वल बनाया था। ठीक है, वहाँ पे कैरेक्टर का नाम जो है शायद, हाँ, बर्था मैसन उनके कैरेक्टर का नाम था उस वर्क में। जेन एयर में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है बर्था मैसन। उनके लाइफ में पहले क्या हुआ था, नहीं हुआ था, उन सब चीज़ों को एक प्रीक्वल बनाया था उन्होंने। सीधी सीधी बात है, सीक्वल नहीं बल्कि प्रीक्वल। ठीक है, उसमें हम लोग को शायद ये भी जानने को मिलेगा वो औरत शायद एक ब्लैक औरत थी, इसीलिए उसको एटिक में बंद करके रखा गया है। ठीक है, तो इस टाइप का चीज़ है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज के आखिरी क्वेश्चन में आते हैं। जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, बचे हुए 50 क्वेश्चन नेक्स्ट डे करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होते जा रहा है। असर्शन क्या है? द मिडिल इंग्लिश बैलेड सर ऑर्फियो ए मार्क ऑन अ क्वेस्ट टू रेस्क्यू हिज वाइफ। रीजन क्या है? द नेम ऑफ हिज वाइफ इज हेरोडिस। बोथ जो है सही है, बोथ असर्शन और रीजन बिल्कुल सही है। जो स्टेटमेंट कहा गया है दोनों ही ट्रू स्टेटमेंट है या फिर सही स्टेटमेंट है। तो इसके साथ आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले दिन हम लेके आएंगे बचे हुए 50 क्वेश्चन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो 2026 15 मार्च को हुआ था। ठीक है, तो इंतज़ार कीजिए, हम जल्द ही लेके आने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर।